पर सबकी नजरें अफगानिस्तान पर थी और अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि फिलहाल आज जिनकी नजरें थी कि आज हुकूमत वहां पर बनेगी और मामला तय होगा, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अफगानिस्तान की नई इंतजामिया का ऐलान हफ्ते तक रोक दिया गया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से इस बात की जानकारी थोड़ी देर पहले दे दी गई है कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत का ऐलान आज मुतवक्का था, ताहम अब इतलात हैं कि नई अफगान इंतजामिया का ऐलान हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए, जिसके बाद सदर अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए और अफगानिस्तान हुकूमत गैरफाल हो गई। इधर गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक अफगानिस्तान के नई इंतजामिया का ऐलान आज जुम्मा की नमाज के बाद मुतवक्का था, ताहम तर्जुमान तालिबान का कहना है कि नई इंतजामिया का ऐलान हफ्ते तक मौखर कर दिया गया है। इससे कबल इत्तलात थी कि नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान आज जुम्मा के बाद काबुल में अहम इजलास तलब करेंगे, जिसके बाद ऐलान भी होगा। ज़ाया का दावा था कि मुल्ला हैबतुल्लाह को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर, जबकि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर को हुकूमत का सरबराह यानी प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ज़राया का यह भी मानना है कि तालिबान के सियासी दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास को अफगानिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर का चार्ज भी दिया जा सकता है, जबकि ज़ईफ को पाकिस्तान में दोबारा सफीर भी नामजद किया जा सकता था। तो ये कयास आ रहा है। यहाँ खबरों के बीच यूके ने दूरी बना ली है और यूके ने आज साफ कर दिया है कि वो तालिबान को फिलहाल तस्लीम नहीं करेगा। न सिर्फ तालिबान को तस्लीम नहीं करेगा, बल्कि वहां पर गहरी नजर भी रखेगा कि किस तरीके की सूरत हाल वहां पर बन रही है और बदलते सूरत हाल के बीच आने वाले दिनों में वो फैसला भी लेंगे। कर्नल जितेंद्र चौहान साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन पर गहरी नजर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत आज अफगानिस्तान से पहले यूके की करेंगे। फॉरेन सेक्रेटरी जो उनके हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर थे, थोड़ी देर पहले वहां ज्वाइंट ब्रीफिंग भी हुई, चलाएंगे हम थोड़ी देर में क्या कुछ वहां कहा गया। लेकिन एक बड़ी बात जो अफगानिस्तान के हवाले से सामने आई कि उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तालिबान को वो वन गो में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। देखिए गौर साहब, ये सही है। यूके ने पहले से स्टैंड बहुत क्लियर किया हुआ है कि तालिबान जो है, इन्होंने जिस तरह से पहले वादे किए, ये दिखाने की कोशिश की कि तालिबान 2 है वो डिफरेंट है जो तालिबान 1 से, और इसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, सबको उनके अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही एक कारण है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको लेके काफी चिंतित है, चाहे यूके हो और चाहे USA हो और बाकी कंट्रीज में। रशिया को छोड़ दीजिए, रशिया और चाइना, ईरान और पाकिस्तान, अगर इन 4 कंट्रीज को हम छोड़ देते हैं तो बाकी हर कंट्री अपने स्टेटमेंट को वेट एंड वॉच के उस पर चल रही है। अभी आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन ने, उन्होंने कहा कि हम एड देंगे एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, जो मेडिसिन वगैरह भेजी गई है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहता हम उनको एड देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको रिकॉग्नाइज करेंगे। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो अफगानिस्तान की जनता है उनके साथ हम खड़े हैं, लेकिन तालिबान को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज को देखने वाली बात है, क्योंकि तालिबान के अंदर जैसे आपने पहले भी बताया है कि पहले था कि आज सरकार शायद फॉर्म हो जाएगी जुम्मे की नमाज के बाद, लेकिन वहां पे जिस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपस में खींचातानी चल रही है वो भी देखने वाली बात है। क्योंकि जो मुल्ला यकूब है उनका ये कहना था कि जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जिन्होंने जो ग्राउंड पे लड़ाई लड़ रहे हैं उनको सरकार के अंदर हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए मुल्ला ब्रदर का जो कि पॉलिटिकल विंग के बेसिकली हैं, उनका यह कहना था नहीं, इसके अंदर शासन पॉलिटिकल विंग वालों का। तो जो बाकी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हर आदमी उसके अंदर अपना एक शेयर चाहता है, तो इससे जो आगे के हालात हैं वो और बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और यही एक रीजन है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रही है। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट 2 चीजें मैं आज देख रहा था जो 2 डेवलपमेंट्स हुई है। एक, चाइना का स्टेटमेंट, आपने पहले ही कहा कि देखिए उनके अपने इंटरेस्ट हैं और वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को ऑन टॉप प्रायोरिटी रखते हुए किसी भी देश के साथ बात करते हैं, लेकिन ये बात कहना कि चाइना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत तैयार है जी और किसी भी हद तक वो इन्वेस्टमेंट करेगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान का थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन वहां पर लेना कि चलिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आता है हम उनके साथ खड़े हैं, ये
कहां की ओर ले जाएगा एंड में, क्योंकि चाइना का अफगानिस्तान में आना इन्वेस्टमेंट के जरिए से इस पूरे साउथ एशिया के लिए क्या अलार्मिंग ट्रेंड बनता है? देखिए गौर जी, जैसे तालिबान ने कहा है उनके स्पोक्स पर्सन ने कि चाइना उनका एक दोस्त है और चाइना को वो चाहते हैं कि उनके देश में आकर के डेवलपमेंट वर्क को आगे बढ़ाएं, इंक्लूडिंग उन्होंने वन बेल्ट वन रोड का भी इनिशिएटिव, उसके लिए भी उन्होंने मंजूरी दी है कि वो भी आगे कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन देखने वाली बात दूसरी तरफ है, क्या चाइना, ये चाइना जो करता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उसका देने का तरीका दूसरा है। वो कोई एड नहीं देता किसी देश को, वो लोन देता है, और लोन वो देता है प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट को क्या करता है, लोन देता है, अब उसी की कंपनियां वहां काम करती हैं, उसी के एम्प्लॉय होते हैं, तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं चाइना के लोगों को मिलता है। उसका फायदा जो होता है, जो कंपनी काम करती है वो भी चाइना की होती है, और बाद में क्या होता है, जब वो देश उसका लोन नहीं चुका पाता है तो उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन को चाइना कब्जा कर लेता है। अब देखने वाली बात यहाँ पे है, क्या ये तालिबान के साथ संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज के साथ उनका एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है, लेकिन जो तालिबान जाना जाता है कि वो किसी एग्रीमेंट की परवाह नहीं करता है, वो कब कौन सा एग्रीमेंट तोड़ दे उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में चाइना क्या डायरेक्टली आएगा या पाकिस्तान के थ्रू आना कोशिश करेगा। देखिए, एक ही तो ये जरूर है कि जो बगराम एयरबेस है, जो अफगानिस्तान का मेन एयरबेस है, सबसे बड़ा माना जाता है, वहां पे चाइना की नजर है, उसके ऊपर चाइना जरूर कब्जा करना चाहता है किसी न किसी तरह से। तो ये हो सकता है कि वो पाकिस्तान का इस्तेमाल इसके लिए करे, और पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं वहां पे, जो भी ट्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के प्रति हितैषी हैं, उनका सहयोग करके वो इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाए। लेकिन क्या वो अपने ट्रुप्स को वहां डालेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि चाइनीज आर्मी जो है वो तालिबान के कन्फ्रंटेशन में आए। क्या मैं ये मानूं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा तालिबान इस वक्त तुर्की पर है, या दोहा की एस्टेब्लिशमेंट के साथ काफी नजदीक है? क्योंकि आज भी हमने देखा कि एयरपोर्ट के अंदर जो भी काम दिया गया, बजाय तुर्की के वो सीधे दिया गया दोहा के हाथ में, कतर वाले लोगों को, उनके इंजीनियर्स को लाया गया। देखिए गौर साहब, ये तो एक सच है कि दोहा के साथ जो उसके रिलेशन काफी, क्योंकि आप देखिए इनका जो पॉलिटिकल विंग है वो कतर में है, दोहा में उनका ऑफिस है, तो एक क्षेत्र उनका पॉलिटिकल विंग का कंप्लीट सेटअप वहां पे है। जितने एग्रीमेंट हुए हैं, चाहे वो यूएसए के साथ हो या किसी के साथ जो बातचीत हो रही है, वो दोहा के अंदर हो रही है। तो कतर का तो एक तरह से इनके साथ सपोर्ट है, मतलब ये नहीं मैं कहता हूं कि टोटली कतर इनके साथ खड़ा है, बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ नहीं है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है जी। तुर्की को जो तालिबान अभी भी शक की नजर से देख रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो, तालिबान ने बहुत बड़ा स्टेट, तुर्की चाहता था कि वो काबुल एयरपोर्ट पे उसका कब्जा बना रहे, लेकिन तालिबान ने बहुत क्लियर कह दिया था नाटो के हिस्सा है, और जब नाटो फोर्स विड्रॉ करेंगे आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। और उसने तुर्की को एक और बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि देखिए ठीक है, हमारे आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन आप हमको डिक्टेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी ये महसूस किया है कि तुर्की जो है वहां पे धीरे धीरे अपना जो कदम बढ़ाना चाहता है एंड उस पर कंट्रोल करना चाहता है। तो इस चीज को तालिबान भी महसूस कर रहा है। तो यही एक रीजन है कि इस टाइम वो बहुत सोच समझ के कदम रख रहा है, और दोहा के साथ वो ज्यादा अच्छे संबंध बना रहा है बशर्ते कि तुर्की के। बहुत शुक्रिया जी कर्नल चौहान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जिंदर सिंह चौहान साहब बता रहे थे कि सिचुएशन क्या है, और ये जो इंतजार की घड़ियां बड़ी हो रही है, इसके पीछे क्या है कि सबको लेने की कोशिश की जा रही है। कितना कामयाब होगा तालिबान,